हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइन, 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट। आखिर मोदी जी कह रहे हैं डबल फायदा और डबल बचत दूंगा। पूरा भाषण आपको सुनना होगा। दूसरी बात मैं कहूंगा कि मोदी जी ने कहा है आप शांत रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। और यदि आप जेसीयू हैं, यदि आप जवान हैं और रिटायर्ड हैं, आपको नौकरी चाहिए तो आज ही करिए कॉल। मात्र 25 दिन है बाकी। हमारा रेफरेंस दीजिए। आखिर 50,000 की सैलरी, काम क्या है, रिलायंस में है, जॉब उठाएं, जरूर फायदा। और यदि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, यदि आपको समझना है कि यूपीएस में जाना है, कितना फायदा होगा, कितनी पेंशन मिलेगी, तो आप सीधी डॉक्टर मंजीत पटेल की ये लाइव इंटरव्यू आप देख सकते हो। यदि आपको इनसे बात करना है तो आप हमसे नंबर लीजिए। और मैं बात करूंगा सेना का सच्चा सपूत शहीद, 7 महीने पहले हुई थी शादी, इकलौता बेटा, पिता और मां का रो रो के बुरा हाल। और मैं बात करूंगा नकली हीरो की नकली रैली, यानी 30 से 40 लोगों ने गंवा दी जान। क्या है ये नौटंकी? तो खबर करते विस्तार से। सबसे पहले आज है गनर डे, 28 सितंबर। सभी गनर्स को और सभी सैनिकों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सैनिक जीवन चैनल की तरफ से मैं एक रेजिमेंट ऑफ आर्टी का गनर हूं। हमारे में कहा जाता है आप सिपाही हैं चाहे जनरल हैं, यदि आप रेजिमेंट ऑफ आर्टी के तो आपको गनर के नाम से पुकारा जाएगा। गनर डे, इसलिए सभी को शुभकामनाएं। और सरप्राइज और कंसंट्रेशन हासिल करने के लिए हमारी विभिन्न प्रकार की गन्स, विभिन्न प्रकार की फायर पावर एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होती हैं, तो उसका डेमोस्ट्रेशन भी बनता है आज के दिन। तो आइए दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर के मैं आपके सामने लेके आया हूं कि डॉक्टर मंजीत पटेल ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की हितैषी नहीं है ये सरकार। मोदी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। 1 अक्टूबर को ध्यान आकर्षित करने के लिए बैलून छोड़ने की जो उन्होंने शुरुआत की और अपने छत से उन्होंने संदेश दिया है कि सभी कर्मचारियों आइए, ओल्ड पेंशन मिशन और 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार जो कुंभकर्ण की नींद सो रही इसको जगाने के लिए 1 अक्टूबर का दिन दिया। और उसके बाद 9 नवंबर को उन्होंने कहा है पूरे भारत में आंदोलन करूंगा, जंतर मंतर से सीधा संदेश दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से निर्देश है कि कर्मचारियों की लंबित मांगे, पुरानी पेंशन की बहाली और 8वें पे कमीशन के गठन पर अपना ध्यान कर्मचारियों की तरफ लेकर के आए। और इसी उम्मीद में हम ये बैलून छोड़ रहे हैं ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये साफ सुथरा और सुंदर सी अपील उन तक पहुंचे। और पूरे देश के कर्मचारियों से अपील कर रहे हैं कि 1 अक्टूबर को इसी तरह से आप जहां कहीं भी रहें अपनी मांग को माननीय प्रधानमंत्री जी तक गुब्बारों के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से पहुंचाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि आखिर ओल्ड पेंशन क्यों है जरूरी और 8वें वेतन आयोग में फायदे के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाना है जरूरी, जो कि डॉक्टर मंजीत पटेल को देखिए। अब मैं बात करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की। उन्होंने कहा आपको डबल फायदा होगा, डबल बचत भी होगी और बड़े मजे हुए अंदाज में बड़ा कॉन्फिडेंस दिखता है, क्योंकि 127 लाख करोड़ रुपए आज उनके खजाने में। तो आज उनको लग रहा है कि ये पैसा मैं दूंगा, पहले इसका एडवर्टाइजमेंट अच्छे से कर लेते हैं, फिर इसका राजनीतिकरण करेंगे, फिर उसकी वोट बैंक बनाएंगे, 8वां वेतन आयोग भी देंगे, टैक्स में छूट भी करेंगे, लेकिन तड़पा तड़पा के। साथियों, देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए आज इतना काम हो रहा है, रिकॉर्ड पैसा खर्च किया जा रहा है। वरना पहले क्या स्थिति थी ये आप अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। साथियों, 2014 में जब आपने हमें सेवा का मौका दिया तो हमने देश को कांग्रेस के इस लूट तंत्र से भी बाहर निकाला। भाजपा सरकार में अब डबल बचत और डबल कमाई का दौर आया है। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब हमारे कर्मचारी, व्यापारी और कारोबारी सिर्फ 2 लाख तक की अगर कमाई कर लें, 2 लाख की कमाई कर लें साल भर की, तो भी उनको इनकम टैक्स देना पड़ता था।
ये कांग्रेस ने 2014 तक चलाया, लेकिन आज जब आपने मुझे सेवा का मौका दिया, 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता। साथियों, अभी इस 22 सितंबर से देश में, उड़ीसा में जीएसटी के नए रिफॉर्म भी लागू हुए हैं। इन सुधारों ने आप सभी को जीएसटी बचत उत्सव का उपहार दिया है। अब माताओं बहनों के लिए रसोई चलाना और सस्ता हो गया है। जरूरत की अधिकतर चीजों के दाम बहुत कम हो गए हैं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए उड़ीसा में एक परिवार राशन और घर में जो जो चीजों की आवश्यकता होती है, अगर मान लो कि साल भर में वो 1 लाख रुपया खर्च करता है, हर महीना 12-15 हजार रुपया अगर खर्च करता है तो साल भर का 1 लाख रुपया खर्च हो जाता है। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार, अगर आप 1 लाख रुपया खर्च करते थे तो 25,000 रुपया, 20 से 25,000 रुपया टैक्स ले लेती थी। यानी 1 लाख रुपया आपको 1.25 लाख रुपया देना पड़ता था। साल 2017 में हमने पहली बार जीएसटी लाए और उसमें हमने आप पर का बोझ काफी कम किया, टैक्स कम किया। और हम दोबारा जीएसटी रिफॉर्म करके लाए। अब भाजपा सरकार ने इसको बहुत कम कर दिया है। अब 1 लाख रुपए के सालाना खर्च पर एक परिवार को सिर्फ 5-6 हजार रुपये ही देने होंगे। अब बताइए कहां 25,000 और कहां 5-6 हजार। कांग्रेस राज की तुलना में आज सालाना 1 लाख रुपए के खर्च पर हमारे गरीब सामान्य मध्यम वर्ग के परिवारों की 20-25 हजार रुपए की बचत पक्की हो गई है। साथियों, हमारा उड़ीसा किसानों का प्रदेश है। किसानों के लिए भी जीएसटी बचत उत्सव बहुत शुभ है। कांग्रेस के जमाने में अगर किसान ट्रैक्टर खरीदता था तो एक ट्रैक्टर पर उसको 70,000 रुपये टैक्स चुकाना होता था। जीएसटी आने के बाद हमने टैक्स घटाया। अब जीएसटी का नया स्वरूप आया है तो इससे उसी ट्रैक्टर पर सीधे करीब 40,000 रुपये की बचत किसान को होगी। एक ट्रैक्टर पर 40,000 रुपया बचत। यानी ऐड की जरूरत नहीं है। हमारे बॉस खुद ही इतनी अच्छी ऐड करते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले लोकतंत्र नहीं लूट तंत्र था और वो कोस रहे थे पानी पी पी के कांग्रेस को। उन्होंने लूट मचा रखी थी, पूरा भ्रष्टाचार था। आखिर कितनी लूट मचाई, भ्रष्टाचार था, सजा किसी को हुई नहीं है। फिर उन्होंने कहा जैसे ही हमें आपने सेवा का मौका दिया और हमने चाहे कर्मचारी है, व्यापारी है और चाहे रोजगार करने वाला है, चाहे किसान है, जवान है, बॉर्डर पर है, हर उन्होंने कहा बहुमुखी विकास की हमने परियोजना तैयार की है। और उसका प्रारूप है कि जीएसटी के बारे में बात कहा कि 2017 के बाद जैसे हम सरकार में आए 2 लाख की कमाई पर टैक्स लगता था, हमने 12 लाख की कमाई पे 1 रुपया टैक्स नहीं दे रहे। जीएसटी बचत उत्सव के लिए उन्होंने कहा है कि जो पहले की सरकारें थीं, यदि आपका राशन पानी का 1 लाख रुपए साल में लगता था तो आपको 1.25 लाख रुपए देना पड़ता था, क्योंकि 25,000 रुपए कांग्रेस गवर्नमेंट के खाते में जाना था। साथियों,
देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए आज इतना काम हो रहा है। रिकॉर्ड पैसा खर्च किया जा रहा है। वरना पहले क्या स्थिति थी, ये आप अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। साथियों, 2014 में जब आपने हमें सेवा का मौका दिया तो हमने देश को कांग्रेस के इस लूट तंत्र से भी बाहर निकाला। भाजपा सरकार में अब डबल बचत और डबल कमाई का दौर आया है। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब हमारे कर्मचारी, व्यापारी और कारोबारी सिर्फ 2 लाख तक की अगर कमाई कर लें, 2 लाख की कमाई कर लें साल भर की, तो भी उनको इनकम टैक्स देना पड़ता था। ये कांग्रेस ने 2014 तक चलाया। लेकिन आज जब आपने मुझे सेवा का मौका दिया, 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ा। अब वो 1 लाख का जो खर्चा, जो 1,25,000 दे रहे थे, हमने उसको 75,000 कर दिया। यानी उसमें से और हमने आपको 25,000 की छूट दे दी। इस तरीके के बहुत ज्यादा एक कमर्शियल टाइप के एग्जाम्पल्स उन्होंने सेट किए। यदि आप खेती किसान वाले तो ट्रैक्टर उन्होंने कहा है, जो पहले उन्होंने कहा आपको 1 लाख ज्यादा देने थे, अभी हम 50 से 60,000 की उसमें बचत कर रहे हैं। मतलब उन्होंने चारों तरफ हर किसी को बड़ा समझाया, बड़े ढंग से समझाया। वो आप समझ सकते हो इस वीडियो में। अब मैं इसकी बात करूंगा। अब इनकी मंशा से ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ तो है, और कुछ तो है क्योंकि बिहार का चुनाव है और अगले साल 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और बिहार में भी इनकी सरकार है। पहली बात सुनिए, 15-20 साल से उत्तर प्रदेश में भी पिछले 10 साल से सरकार है, आगे 5 साल का टर्म चाहिए। तो ऐसी स्टेट में जहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बना हुआ, वहां पर ये कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। जैसे कि बिहार में 10-10 हजार रुपए बहनों को दे दिया, वाहवाही हो रही है। इसी तरीके से कहीं ना कहीं अब बात पैसे की आ गई कि आपको पैसा देना ही पड़ेगा। यानी आपने महंगाई, उन्होंने कहा हम इसमें कम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें छूट, उन्होंने कहा आपको गाड़ी, 2 व्हीलर, बाइक, सारी चीजें सस्ती मिलेंगी। तो इन्होंने जो जीएसटी का पैसा बचाया और उसका इनका इंटेंशन सीधा है कि अब बहुत सारे मुद्दे हैं वो तो उन्होंने प्रयोग कर लिए। अब यह बड़ा मुद्दा है कि जो पैसा है इसको थोड़ा थोड़ा करके एडवर्टाइजमेंट करेंगे और हम देंगे। और शायद मुझे उम्मीद है कि कर्मचारियों के लिए भी उन्होंने इसमें जो अपने वक्तव्य में कहा है कि उसकी भी इन्हें चिंता है, फिक्र है। तो हमें उम्मीद है कि जो भी मिलेगा बढ़िया मिलेगा, क्योंकि टैक्स में छूट देने का उदाहरण शायद इसका जीता जागता प्रमाण है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं एक और अगली और बेहतरीन खबर के लिए। जैसा हमने कहा है, यदि आप जेसीओ रिटायर्ड हैं या जवान हैं, एनसीओ हैं, तो जरा इस बात को आपके लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। उसमें क्या है, रिलायंस कॉर्पोरेट आईटी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई में जगह है। और ये कल मेरे एक दोस्त ने हमें भेजा है और दोनों जगह हमने बात की, इसलिए मैं आज अब बड़ी उम्मीद से साथ कह रहा हूं। यदि आप एक्सेसमेंट जेसीओ में 5 वैकेंसी है, ईएसएम ओआर है 35 वैकेंसी है, सैलरी जेसीओ की लगभग 50,000 है और एनसीओ की 46 से 47,000 है। सैलरी विल बी इंक्रीज 2 टाइम एनुअली। ड्यूटी का टाइम है 12 घंटे। ड्यूटी एरिया कमर्शियल एरिया, नो गैस प्लांट, नो पेट्रोलिंग। डॉक्यूमेंट डिस्चार्ज बुक, आई कार्ड, ईसीएचएस कार्ड, पेन, आधार कार्ड, बैंक बुक, कोविड कार्ड, 6 पासपोर्ट साइज फोटो, मेडिकल सेफ 1, करेक्टर एग्जाम्पलरी, पुलिस वेरिफिकेशन ए, उम्र बिलो 50 ईयर्स, वेट शुड नॉट बी ओवरवेट अकॉर्डिंग आपकी हाइट, मेडिकल ब्रिंग मेडिकल रिपोर्ट सर्टिफिकेट, इंटरव्यू मंडे टू फ्राइडे, फैसिलिटीज ऑल एक्समैन, एनी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, कंप्यूटर का नॉलेज, फायर फाइटिंग, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी, अमेनिटीज, वाटर फिल्टर ड्रिंकिंग जो आपको मिलेगा, कोल्ड कॉफी, फूड ऑप्शन, रिलायंस स्टैंडर्ड थाली 75 रुपए की मिलेगी, अकोमोडेशन फाइंड योर ऑन 10 मिनट्स वॉकेबल डिस्टेंस है, वहाँ पर आपको मिलेगा। योर ऑन टिफन 2 टाइम्स मिलेगा, सैनिक आराम गृह में भी रह सकते हो। ये सारी सुविधाओं की उन्होंने बात की है और उसका नंबर आप नोट कीजिए 02225834830। ये सैनिक आराम गृह का नंबर है। और जिससे कंसल्ट करना है, नवीन चंद्रा है, ऑनरी कैप्टन एडमिन अफसर हैं, ये नंबर, इस पर कांटेक्ट करिए।
9082222175, यानी 9082222175, ये वहाँ पर हैं, तो उनसे आप बात कर सकते हो। रेफरेंस आप हमारा दे सकते हो कि सर इस तरीके का सैनिक जीवन चैनल पे उन्होंने ऐड डाली है और मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, क्या करना है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं, एक बड़ा संघर्ष चल रहा है देश में कि पैरामिलिट्री फोर्स वाले चाह रहे हैं हमें ओल्ड पेंशन में डाला जाए, जैसे कि आर्मी एयरफोर्स नेवी वाले। अब आर्मी एयरफोर्स नेवी के अलावा नेता इस ओपीएस का फायदा उठा रहे हैं। अदरवाइज 2004 के बाद एनपीएस लागू की गई थी, एनपीएस से लोग ज्यादा खुश नहीं थे, तो ओपीएस की मांग करते करते बीच का एक निकाल दिया यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको यूपीएस बोलते हैं। अब ओपीएस ही चाहिए, और यूपीएस में आपने, ये बाय द वे ओपीएस नहीं होता है तो आपने एनपीएस में रहना है या यूपीएस में रहना, इसके लिए लगातार बहुत सारे प्रोग्राम पूरे देश में डॉक्टर मंजीत पटेल जो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, चाहे ईस्टर्न में देखा हो, सदर्न में देखा होगा, वेस्टर्न में देखा होगा, सेंटर में है। हमारी मुलाकात हो चुकी है इनसे, फोन पे हम बातचीत करते रहते हैं। उन्होंने कल फेसबुक लाइव पे बहुत सारी क्लियर की। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो भाई हैं उनके लिए उन्होंने अलग टाइप से कहा कि आपको 20 साल सर्विस में 40% पेंशन का प्रावधान कर दिया है, पहले 25 साल में 50% का प्रावधान है। अभी आपने किस तरीके से यूपीएस को चुनना है और किस तरीके से आगे एजिटेशंस में हमारा सहयोग करना है, इसके लिए उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया है, तो आप सुन सकते हो। सीआईएसएफ के, बीएसएफ के, आईटीबीपी के बहुत सारे जवानों के पिछले 2-3 दिनों से फ़ोन आ रहे हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षकों के फ़ोन आ रहे हैं। दिल्ली सरकार के बाकी डिपार्टमेंट्स के भी कुछ साथियों से बातचीत हुई है, उनके भी फ़ोन आ रहे हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। 24 अगस्त 2024 को जब यूपीएस के बारे में अनाउंसमेंट हुआ, जो हमारे रेल मंत्री हैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट पहली बार जिक्र किया। डॉक्टर नीलू जी, आपका भी स्वागत है। तो 24 अगस्त को जो 2 पेज का उस समय केवल एक डिटेल्ड गजट नहीं था, वो केवल एक नोटिफिकेशन टाइप से था, तभी हमने उस पर काफ़ी जिक्र किया था, काफ़ी चर्चा किया था, उस पर काफ़ी बातचीत की थी और उसमें बहुत सारी कमियां थी, उनको लेकर के डिस्कस भी किया। फिर 24 अगस्त 2024 के बाद 19 मार्च 2025 को पहली बार यूपीएस का डिटेल्ड गजट आया। जी अशोक कुमार साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, आपको मैंने पढ़ लिया था लेकिन शायद बोलना भूल गया। दीपक शुक्ला जी, आप सभी को नमस्कार। जिसका भी नाम भूल गया हूँ उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा। जी डॉक्टर नीलू जी नमस्कार। तो 24 अगस्त 2024 के बाद 19 मार्च जब 2025 को डिटेल्ड गजट आया तो भी उसमें बहुत सारे लैकुनास थे, बहुत सारी कमियां थी और उन कमियों को लेकर के हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा। और फिर उसके बाद जो कार्मिक मंत्रालय है, DOPPW, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, जो बेसिकली पेंशन के लिए जो सबसे बड़ी मतलब जो है सबसे बड़ा उसका जो है स्टेक होल्डर है, एक तरीके से कहिए, कर्मचारियों के मसलों पर, तो उनके साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के साथ हमें बैठने का मौका मिला। हमारे डेलीगेशन को उन्होंने इनवाइट किया, ऑफिशियली इनविटेशन मिला, हम लोग गए और फिर यूपीएस के ऊपर काफ़ी बातचीत रखी। वहाँ हमारे 3 मुद्दे प्रमुख थे। पहला मुद्दा ये था कि 25 वर्ष की जगह पर जो 50% पेंशन की गणना है उसको 20 साल पे किया जाए। दूसरी बात है वॉलंटरी रिटायरमेंट, जैसा कि 20 साल पे होता था वहीं से हो और उसी दिन से पेंशन देने की शुरुआत हो। और तीसरा ये था कि आप कैसे इन्वेस्ट करते हो, कहाँ करते हो, हमें इससे लेना देना नहीं है। जब भी रिटायरमेंट हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो या कंपलसरी रिटायरमेंट हो, हर हालत में कर्मचारी का पैसा उसको वापस कर दिया जाए ब्याज सहित, जैसे जीपीएफ में पैसा वापस मिल जाता है, बिल्कुल सेम टू सेम जीपीएफ वाला प्रोसेस हो, उसको पैसा वापस मिल जाए। ये 3 हमारी डिमांड थी। यूपीएस के 19 मार्च के जो गजट में बात थी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट को भी 20 से बढ़ा करके 25 साल पे कर दिया गया था। अब चूंकि दिल्ली सरकार के मुलाजिम या बाकी जो यूनियन टेरिटरीज के लोग हैं वो बहुत परेशान है कि 30 सितंबर ही लास्ट डेट है। अब वो ये कह रहे हैं कि 30 सितंबर मान लो डेट नहीं बढ़ी तो क्या करेंगे, हम तो फिर एनपीएस में ही फंसे रह जाएंगे, ये उनका कहना है। फंसे रह जाएंगे भाई, 20 साल की लड़ाई के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 20 साल बल्कि 22 साल हो गया।
2004 से अगर आप जोड़िए तो 22 साल के बाद हम यहाँ तक पहुँचे। और आपको इतनी चिंता है कि कहीं अगर हम यूपीएस में नहीं स्विच कर पाए तो हम एनपीएस में ही फंसे रह जाएंगे। मैंने हर बार बोला है कि अगर आपने यूपीएस को स्वीकार कर लिया तो जाहिर सी बात है कि सरकार ये मान लेगी कि अब कर्मचारी यूपीएस से खुश है, और जब कर्मचारी खुश है यूपीएस से तो फिर सरकार को कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं बचेगी। आप ये समझिए कि इतना विरोध हुआ एनपीएस का, हम सारे लोगों ने मिलकर के इतनी लड़ाई लड़ी, उसके बाद 6 अप्रैल 2023 को पहली बार कमेटी बनाई गई। पहला बदलाव 1 अप्रैल 2019 को हुआ, 10 से बढ़ा करके 14% किया गया सरकारी कंट्रीब्यूशन। फिर 30 मार्च 2021 को ये कहा गया कि अगर डेथ एंड डिसेबिलिटी हो जाती है किसी के साथ तो उसको ओपीएस का विकल्प मिल जाएगा। तीसरा ये बदलाव है कि अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आप जा सकते हो। तो जिनको भाई बहुत जल्दी, मैं शुरू से ये बात बोलता हूँ कि अगर आपकी सर्विस लेंथ 25 साल से कम है, आप रिटायरमेंट की, मान लीजिए 2005, 6, 7 में आप लगे थे और आप 1 आध साल में रिटायर होने वाले हैं, तब तो मैं कहूँगा कि चलो ठीक है आप यूपीएस में चले जाओ। लेकिन अगर आपका रिटायरमेंट नहीं है तो आप यूपीएस को लेकर के इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? डेट निकलती है, निकल जाने दीजिए। हम लोग जिस लड़ाई को यहाँ तक लेकर के आए हैं, अगर सारे लोग यूपीएस में स्विच कर गए तो सरकार तो मान लेगी कि ये नेता फालतू ड्रामा कर रहे हैं और इनको तो नौटंकी करनी, राजनीति करनी है, और पब्लिक हमारी यूपीएस में खुश है, कर्मचारी हमारा यूपीएस में खुश है। फिर आप लाख कोशिश कर लो, कोई बदलाव नहीं होगा। आपकी ओपीएस तो दूर की बात है, ओपीएस जैसा कुछ भी नहीं होगा। फिर दूसरी बात है, आज से 3 महीने पहले जब लोकसभा में एक क्वेश्चन लगाया गया कि भाई यूपीएस में कितने लोग पहुंचे हैं, तो सरकार ने डेटा दिया, वो 31,555 या 31,655 लोगों का डेटा दिया। अब आप ये सोचिए कि 31-32 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनमें से केवल 31,000 लोगों ने यूपीएस को ऑप्ट किया, तो वो तो अभी 1% भी नहीं है। यदि आपको इनसे कांटेक्ट करना है फोन पर तो आप हमसे नंबर ले सकते हो। अब मैं बात करूंगा एक सच्चे सैनिक। आप कहते हैं, देखिए राजपूत रेजिमेंट का एक शेर दिल बबलू सिंह, जो सेना में हथियार चलाने की ट्रेनिंग चल रही थी और वहां पर एक इंसिडेंट होता है और वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, एमएच में एडमिट होते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। चूरू के एक सैनिक असम में ट्रेनिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। ये ऋणखला निवासी बबलू सिंह 28 साल के थे, 27 राजपूत रेजिमेंट में तैनात थे। 7 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। उनके पिता 25 साल से बीमारी के कारण बिस्तर पर हैं। बबलू अकेले बेटे थे और कमाने वाले थे। 2 बहनें थीं, शादी हो गई थी और इनकी शादी अभी 7 महीने पहले हुई थी। तो आप देख सकते हो माँ का क्या हाल होगा और परिवार का क्या हाल होगा। और उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचता है और उनका वहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है। यानी हमेशा इस तरीके का बलिदान सैनिकों का होता है और ये भारत माता के ऊपर ऋण है, भारतवासियों को समझना होगा, सीधा सा संदेश। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, एक आपने खबर सुनी होगी कि तमिलनाडु में एक अभिनेता है नाचने गाने वाला, और वहां से अब वो, उसका नाम है विजय थलपति, करूर में रैली कर रहे हैं। 10,000 की जगह थी, 20,000 पहुंचने की उम्मीद थी। लाखों लोग उस नकली हीरो को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसा कि हमारे सदन साइड का थोड़ा ट्रेंड है, वहां पर फिल्म वाले ही राजनीति में आते हैं और बड़ा क्रेज होता है, बड़ा पैसा होता है और बड़ी चीजें गिफ्ट वगैरह बांटते हैं। आम जनता, गरीब जनता, भटकी हुई जनता और उनको और भटकाने के लिए ऐसी रैलियां करते हैं। लेकिन वहां पर संसाधन कुछ नहीं थे और वहां पर लगभग कह रहे हैं 30 से 40 लोग अपनी जान गंवा बैठे, महिलाएं और बच्चे। कितना बड़ा दर्द है, कितना बड़ा दर्द है। आखिर ये क्या देने वाले थे? आप जाकर के किसी हॉल में जाके टीवी से आप संबोधित कर सकते थे और पुलिस की क्या व्यवस्था थी। लेकिन आम आदमी का जीवन कैसा है, इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद।